अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो हम फिर आपके आगे पेश खिदमत हैं अपनी एक और वीडियो को लेकर इस तसलसल के साथ कि उर्दू ज़बान में, अपनी माँ की ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में या हिंदी ज़बान में, जहाँ जहाँ पे भी ये ज़बान समझी जाती जो मैं बोल रहा हूँ, उस ज़बान में अगर हम न्यूरोसर्जरी के टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हम दें तो वो अच्छे से समझा जा सके। तो बराए मेहरबानी हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और कोई कमेंट्स हो लिख के दीजिए। अभी जो टॉपिक है ये टॉपिक मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी इसलिए है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होएगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और मैं टॉपिक को बताने से पहले इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। हमारे पास एक 28 साल खातून थी, बल्कि 27 साल खातून है, 27 साल खातून है और उनको कोई पहले मेडिकल हिस्ट्री कोई भी नहीं रही, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट होती है हमारे पास सीवियर हेडेक के साथ, नौजिया, ब्लरिंग ऑफ विजन। न्यूरोलॉजिस्ट भी देख रहे हैं, उन्होंने हमें भी बुलाया कि आप भी देखिए। हमने भी देखा। हमने जब देखा तो हमने पूछा कि भाई क्या मसला है आपको। पहले के पहले कोई मसला नहीं था, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है। 27 साल यंग लड़की है, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है। अच्छा जी। दूसरा, ये पेशेंट को जब हमने उसके वाइटल चेक किए तो 90/50 बीपी थोड़ा कम साइड पे था। हार्ट रेट 120, 125। अपना क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रेट 15, 16। सैचुरेशन पूरी थी 99%। और जो टेम्परेचर था वो थोड़ा हायर साइड पे था, 100.1। ठीक है ना। जब हमने पेशेंट को देखा था उसे पेशेंट अवेक थी और थोड़ी सी ड्राउजी लग रही थी दर्द की वजह से या वैसे भी। हमने उनका एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने कहा कि उनकी ये जो नेज़ल फील्ड है बायलैटरल, इस तरफ से कम दिख रहा है, दोनों तरफ सीधा सीधा सही दिख रहा है, साइडों से कम दिख रहा है। तो यानी कि बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं इधर। अच्छा जी। अब दूसरा ये कि ये लेफ़्ट प्यूपिल जो है उसका वो थोड़ा सा डेविएट हुआ हुआ है इंफीरो लैटरली। लेफ़्ट प्यूपिल थोड़ा सा डेविएट हुआ हुआ है इंफीरियरली। और डिसकॉन्जुगेट गेज है उसका, यानी गेज जो है वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, डिसकॉन्जुगेट गेज है। और डिफ़िकल्टी हो रही है उनको अडक्शन में, दोनों आंखें करीब लाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। और फुल स्ट्रेंथ है उनकी, ऑल पावर फुल है, 5/5 पावर है। क्रेनियल नर्व बाकी इंटैक्ट लग रही हैं, सिवाय ये जो बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया कह लें, थोड़ा सा डिसकॉन्जुगेटेड रिफ्लेक्स है। बाकी अदर क्रेनियल नर्व इसके अलावा नॉर्मल लग रही हैं। अच्छा, दूसरा ये जो है सेंसिटिविटी भी ठीक है। रिफ्लेक्सेस माइल्डली एक्सोजरेटेड लग रहे हैं, वो टेंशन की वजह से, हेडेक की वजह से भी होते हैं, लेकिन बहुत ब्रिस्क नहीं है, तो इसलिए माइल्डली थोड़े से जैसे एक्सोजरेटेड लग रहे हैं। अच्छा जी। सेरिबेलर साइन कोई नहीं है उनका। क्या कहते हैं, फिंगर नोज भी ठीक है, ड्राउजी होने के बाद भी अपनी जो एक्शंस हैं वो सही से वो परफॉर्म कर रही हैं। दूसरा, अब इस टाइम पे आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनता है? प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने का ज़रूर कुछ दिमाग में है भाई, क्या आपने का प्रोविजनल डायग्नोसिस कुछ ब्रेन में चल रहा है, प्रोविजनल डायग्नोसिस बन गया भाई, क्या चल रहा है ब्रेन में, अचानक हुआ है भाई। हो सकता है, चलो शुरू करते हैं न्यूप्लाज्म से, ठीक है ना। न्यूप्लाज्म से शुरू करते हैं तो न्यूप्लाज्म में हो सकता है पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा हो, क्योंकि बायटेम्पोरल हेमियोपेनिया है तो दूर से तो नहीं शुरू कर सकते ना। लगता है ऑप्टिक कियाज्मा पे कुछ किया भाई, हो सकता है पिट्यूटरी एडिनोमा भाई। हो सकता है कि इसी इलाके का कोई और ट्यूमर हो, जैसे क्रेनियोफेरेंजियोमा, जैसे डर्मोइड हो सकती है इस इलाके की, टेराटोमा हो सकता है इस इलाके का, हाँ। जैसे कि अपना क्या कहते हैं, क्रेनियोफेरेंजियोमा मैंने बोल दिया। और कोई मतलब कि इसी एरिया के ट्यूमर को मेनिंजियोमा हो सकता है, लेकिन मेनिंजियोमा एकदम से सीवियर हेडेक ज़रा कम करता है, इसलिए हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। कोई स्ट्रोक हो सकता है, कोई एन्यूरिज्मल सबअर्कनाइड हेमरेज हो सकता है, सिम्टम लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है।
कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, बिल्कुल ये तेज़ी से हो जाती है। इंट्राक्रेनियल एब्सिस हो सकता है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बोल चुका हूँ मैं। इंट्रासेलर टुबरक्यूलम हो सकता है या टुबरक्यूलोमा हो सकता है, टीबी की कोई इन्फेक्टिव लीजन कोई हो सकता है पुराना, वो उधर आ गया। मेनिंजाइटिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी भी तो हो सकती है। अचानक सर में दर्द हुआ है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी भी हो सकती है, ठीक है। हाइपोफाइसाइटिस भी हो सकता है, शीहन सिंड्रोम हो सकता है, रिथिक क्लेफ्ट सिस्ट हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इस एरिया की जो कि हमने बात की उसमें है। चलिए, इस पेशेंट की बहरहाल उन्होंने क्या किया कि फ़र्दर लैब इन्वेस्टिगेशन की। अच्छा, फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने की ही, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ऐसे पेशेंट को आपने लैब इन्वेस्टिगेशन तो की, साथ में आपने अब लगता है आपको ब्रेन की सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसका सीटी स्कैन करवाना है। सीटी स्कैन में जब आपने देखा तो आपको हाइपर डेंस एरिया लगा सैला के अंदर, और जो कि हो सकता है हेमरेज हो। और ये जो है जो हेमरेजिक सैला में जो आपको हेमरेज लग रहा है सैला में, क्या कहते हैं, तो ये जो है अपना क्या कहते हैं, कहने की बात ये है कि जो सजेस्टिव ज़्यादा लग रहा था यहाँ, अगर सैला में हेमरेजिक है तो क्या है, फिर लगता है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी है। तो और क्या हो सकता है भाई, कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हेमरेजिक एरिया हो सकते हैं, हेमरेज कैवर्नस साइनस में हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपके पास अब जो रेडियोलॉजी की जो डायग्नोसिस पड़ गई हैं वो है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस है। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस हो सकता है यहाँ पे, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो सकती है, या फिर आपको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो लग सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने इधर भी वो बना ली। आगे हमने इन्वेस्टिगेट करने किया तो हमने लैब में सोडियम 135, पोटेशियम 5 और हमने ग्लूकोज किया तो वो 56 और TSH 0.1, फ्री T4 0.2, ACTH 3, कॉर्टिसोल 2, FSH 0.5, LH 0.2, प्रोलैक्टिन 3.5। अब ये इन्वेस्टिगेशंस आ गई। हमने इधर जो रूटीन सीटी स्कैन किया था उसकी सेंसिटिविटी ज़रा कम होती है, ख़ास तौर पे पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में। हमने पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी को लेके चल रहे हैं, क्यों, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया है और है ना वो एरिया भी बिल्कुल स्पेसिफिक है सैलर एरिया में, तो हमने इधर डायग्नोसिस लेके चला। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, इस पर हम आगे बात करेंगे। हमने यहाँ तक इसलिए ऐसे खींचा कि इस तरह से हम सोचें ताकि हम बेहतर हो सकें और है ना आगे कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकें। अच्छा, अब ये जो मास है ये सीटी स्कैन पे हाइपरटेंस है, इसमें फ्लूइड है, और है ना आप है ना अनेबल टू ऑब्टेन एंड इमरजेंट MRI। इस वक्त MRI तेज़ी से करना कोई कमाल नहीं है, और पिट्यूटरी सीटी स्कैन आप एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है ना MRI भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अर्जेंट MRI करें। और आपने देखा उसमें कि है ना इमेजिंग मोडेलिटी है एक तरह की, वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है हेमरेजिक, और ख़ास तौर पे इस्कीमिक इंजरी के लिए, ख़ास तौर पे सैला वाले एरिया में जहाँ पे बहुत ही गॉडीनेस होती है बहुत ज़्यादा, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको सेंसिटिविटी डील करना कि हेमरेज के केस में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका मास इफ़ेक्ट भी होता है ना सराउंडिंग के एरियाज़ पे, जैसे कि पेशेंट को बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया है और इस पेशेंट हाइपर इंटेंस दिख रहा है T1 पे, क्योंकि ब्लड जो प्रोडक्ट्स होते हैं या ब्लड जो होता है वो T1 वेटेड इमेज पर हाइपर इंटेंस दिखता है। और इंटेंसिटी वो डिपेंड करती है एज वाइज भी, यानी कितना पुराना ब्लीड है कितना, वो भी डिपेंड भी कर। लेकिन जब आपने एक्यूट में सस्पेक्ट करना है तो उस वक्त आपको हाइपर इंटेंस मिल सकती है। और दूसरा जो इस्कीमिक एपोप्लेक्सी है वो ख़ास तौर पर है ना ये है ना डिफ्यूजन वेटेड इमेज में, और ये जो है ना ADC इमेजिंग जो होती हैं अपना क्या कहते हैं MRI की, उसमें
बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें सिग्नल इंटेंसिटी से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन से हमें पता चल जाता है कि ये ब्लीडिंग मास में हुई है या नहीं, और हमें पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन ऑफ द एडिनोमा और ग्लैंड है या ब्लीड है, ये भी पता चल जाता है। डिफ्यूजन परफ्यूजन इमेजेस जो कि वेटेड इमेजेस होती हैं एमआरआई की। अच्छा, इसके अलावा आप न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए। एज अ न्यूरोसर्जन आप इस केस को यूजुअली लीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और जो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफाइंड बाय सडन ऑनसेट ऑफ द हेडेक, वॉमिटिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड डिक्रीज कॉन्शियसनेस इन द सेटिंग ऑफ हेमरेज और इन्फेक्शन। तो ये थोड़ी सी मैं इस टॉपिक पे यानी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी पर आपको थोड़ी सी इधर पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो होती है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और उसकी वजह से अचानक से सर में दर्द होता है पेशेंट के, वॉमिटिंग होती हैं, पेशेंट को विजुअल इम्पेयरमेंट होती हैं जैसे हमारे पेशेंट को हो रही हैं, और डिक्रीज कॉन्शियसनेस जैसे हमारे पेशेंट ड्राउजी होना शुरू हो गई हैं उनको वो है। और ये हेमरेज या इन्फेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में या इन्फेक्शन और ब्लीडिंग ऑफ द पिट्यूटरी एडिनोमा में होती है, और ये टिपिकली आपको पिट्यूटरी एडिनोमा में ज़्यादा मिलती है, नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड में थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि जो क्योंकि और ये थोड़ा सा यही बता दूं कि जो 80% ऑफ द केसेस होते हैं वो ना आप वैसे ही डायग्नोज कर लेते हैं कि ये एडिनोमा है, क्योंकि जो एडिनोमेटस टिश्यू होता है, एडिनोमेटस ट्यूमर होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होना ये ज़रा ना मतलब ये कि आसानी से हो जाती है, जल्दी हो जाती है। लेकिन जबकि नॉन एडिनोमेटस ट्यूमर हो या फिर नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड हो तो उसमें आपको ये ब्लीडिंग कम चांसेस मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और ना ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। ये ईस्ट्रोजन थेरेपी जो लेते हैं लोग, ख़वातीन, उनको भी हो सकती है ना। ये डोपामीन एगोनिस्ट जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हो सकती है। रेडियोथेरेपी जिनकी चल रही हो उनको हो सकती है। एंटीकोगुलेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको हो सकती है। प्रेगनेंसी के साथ हो सकती है। हाइपरटेंशन जिसको हो उसको हो सकती है। और दूसरा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये अपना क्या कहते हैं, ये इसमें डायनामिक टेस्टिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ऑल्सो समझ लें कि रिस्क फैक्टर। और दूसरा पेशेंट अंडरगोइंग कार्डिक सर्जरी और इंक्रीज रिस्क ड्यू टू द मतलब ये कि एंटीकोगुलेंट थेरापी कपल्ड विद द फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर। तो ये इसके साथ हो सकती है। जो मैंने आपके आगे बात रखी है ये सेशन आप 2-3 दफ़ा सुन सकते हैं। मैं रिपीट करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। दूसरी हमने सीखा है कि अननेसेसरी वीडियो को लंबा करना भी तकलीफ हो जाता है सुनने वालों के लिए। द मैकेनिज्म ऑफ पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी इज स्टिल अनक्लियर, मतलब कि अभी पता नहीं है सही तरह से कि ये जो है ना कि मैकेनिज़्म क्या है। लेकिन इसमें बहुत सारी लोगों की थ्योरी है कि इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाता है एडिनोमेटस टिश्यू में, और फिर ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, और फिर वो जो है ख़ास तौर पे ना अगर सुपीरियर हाइपोफाइसल आर्टरी या वेस्कुलोपैथी हो या उसकी कंप्रेशन हो या पिट्यूटरी ट्यूमर खुद से हो और उसका टिश्यू जो है वो वहाँ पे कोई वेसल वीक हो, उसकी वेस्कुलोपैथी हो, तो वहाँ पे वेसल बर्स्ट होकर वो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कर सकती है एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन एंड अदर थिंग विच आई इंक्लूडेड। आई डोंट वांट टू रिपीट मैं, लेकिन सच एज ट्रॉमा है, ईस्ट्रोजेनिक थेरेपी है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, रेडियोथेरेपी है, एंटीकोगुलेशन है। प्रेगनेंसी का जिक्र तो मैं कई दफ़ा अभी इसमें कर ही चुका हूँ। अब ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ हेमरेजिक प्रोडक्ट हो जाते हैं या एडिमा प्रोड्यूस होता है तो ये जो है
सडन इंक्रीज़ कर देता है प्रेशर में, ख़ास तौर पे सेला टर्सिका में, और ये कंप्रेस करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को और उधर की वेसल्स को, यानी पोर्टल वेसल्स को, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ जाते हैं और पिट्यूटरी डिसफंक्शन शुरू हो जाती है, यानी पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन में जा सकती है या कुछ एरिया हाइपर फंक्शन में जा सकता है, और जो ज़्यादातर हाइपर फंक्शन में ही जाती है। और जो सबसे अर्लीस्ट और मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो हेडेक है, जो और वो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत शदीद होता है, और ये रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक के साथ मतलब ये कि एसोसिएटेड होता है। और ये है ना, मिसाल के तौर पर ये पूरे ब्रेन में, मतलब पूरे आपको पूरे स्कल में पूरा ब्रेन में फील होता है, डिफ्यूज़ भी फील हो सकता है, और ये नोज़िया वॉमिटिंग के साथ हो सकता है, मेनिंजिज्म के साथ हो सकता है, और इसमें नेक मतलब ये कि स्टिफनेस भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको शक हो कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज तो नहीं है। और ये जो है ना, सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी ये ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी एसोसिएटेड विद द सब एरेक्नॉइड हेमरेज। तो फिर मेनिंजिज्म के साइन आपको मिलते हैं और वो कंफ्यूज करते हैं ना दूसरी चीज़ों के साथ भी, और ना उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत रोल प्ले करता है। और ये जो है ना, वर्सनिंग लिथार्जी, फोटोफोबिया, पायरेक्सिया, वर्सनिंग विजुअल इक्विटी, विजुअल फील्ड, मोस्ट कॉमन जो इधर है बाइटेम्पोरल फील्ड कट्स और क्याज्मेटिक कंप्रेशन होती है, और ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो कि ना कंप्रेशन ऑफ द कैवर्नस साइनस है। तकरीबन 70% केसेस में ये आप देखते हैं कि ये ऑक्यूलर फेज होता है या ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, ये समझ लें कि ये है ना इसमें इफ़ेक्टेड होती है, जो कि आपकी जो है ना वो है ना ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये V2 जो है आपकी, सॉरी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो इफ़ेक्टेड होती है। और दूसरा, वर्सनिंग कंप्रेशन कैन लीड टू ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी, यानी कि आपकी ऑक्यूलोमोटर का भी खतरा होता है, आपकी जो यानी थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी, आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी और आपकी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी, ये सब के होते हैं। पेशेंट की डिसकॉन्जुगेशन तो इसमें नज़र आ ही रही है, कंप्रेशन ऑफ द कैवर्नस सेगमेंट ऑफ द कैरोटिड आर्टरी भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम ठीक ठाक आपके आगे प्रेजेंट हो जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में, जो कि मैंने आपको बताया पिट्यूटरी एम्प्लॉय। मैं समझता हूँ इस पर काफ़ी डिटेल से मैंने बात की है। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप इसको एक दो दफ़ा इस सेशन को सुन लेंगे, इस पिछले 2-4 मिनट को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको रिपीट करने से टाइम ज़ाया बहुत होता है और वीडियो लंबी हो जाती है और लोग का इंटरेस्ट कम हो जाता है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? एक तो मैंने जिस तरह से वही सीक्वेंस रखूँगा ट्रीटमेंट इंग्लिश का, कि पहले मेडिकल में क्या है कि इंट्रावेनस जो है वो आप ना फ्लूइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एक्यूट सेटिंग में, ताकि आप सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। और स्टीरॉइड की जो है इधर रिप्लेसमेंट भी चाहिए होती है, क्योंकि ये हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है, और ये ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके लिए भी ज़रूरी है, डिक्रीज विजुअल इक्विटी है उसके लिए भी स्टीरॉइड ज़रूरी है, और वर्सनिंग ऑफ द विजुअल फील्ड है या फील्ड डिफेक्ट है या उसकी वजह से भी उसके लिए स्टीरॉइड की बेनता ज़रूरत है। और दूसरे एंडोक्राइन पैनल भी आपने यहाँ नोट करने हैं, जैसे कि मैंने कहा पेशेंट का FSH, LH, ACTH, TSH और फ्री T3 और T4 और IGF इंसुलिन ग्रोथ, यानी यह क्या कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और ये तमाम के तमाम हार्मोन्स आपने चेक करने हैं। मैंने अगर तेज़ी से बोल दिया है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और कहते हैं फ्री थायरोक्सिन या फ्री T4 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल जो होते हैं वो भी आपको एडमिनिस्ट्रेट करने पड़ सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन देना पड़ता है इधर, और तकरीबन जितने भी ये पिट्यूटरी ट्यूमर हैं उनके आपको लेवल्स को चेक करना पड़ेगा। अगर डिमिनिश है तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा इधर, मतलब ताकि आप पेशेंट को बेहतर कर सकें। अच्छा, हीमोडायनेमिकली के लिए अभी मेडिकल भी चल रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है अभी। हीमोडायनेमिकली और न्यूरोलॉजिकली स्टेबिलिटी के लिए हमें यूके गाइडलाइन जो कि बहुत पॉपुलर हैं वो ये होती हैं कि मॉर्निंग में
9 बजे सुबह मॉर्निंग में 9 AM कॉर्टिसोल और देन इनिशिएटिंग रिप्लेसमेंट फॉर लेवल लेस देन 550 नोनामोल पर लीटर। अगर उतनी कम हो तो फिर आपको उधर उस वक्त आपको देना होता है उसके डोज के हिसाब से, ताकि वो पेशेंट की जो है वो नॉर्मल रह सके। सूरत हाल काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें आपने एंडोक्राइन के साथ मिलकर काम करें ताकि वो आपकी मदद कर सकें। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट या IV हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन जो बोलसेस होते हैं वो 100 से 200 मिलीग्राम रिकमेंडेड होते हैं। और ना उस वक्त जब आपने लैब टेस्ट कर लिए हों तो उसके बाद आप दें, ताकि आपको पता हो कि वो एडिशन ना करें लैब टेस्ट को, मतलब ये कि वो उसको आर्टिफैक्ट ना आ जाए। और इस बोलस के बाद 2 से 4 मिलीग्राम पर आवर IV इन्फ्यूजन आपने देना होता है। 50 to 100 मिलीग्राम एक्स्ट्रा मस्कुलर इंजेक्शन हर 6 घंटे बाद आपने देना है। और ये डोज जो होती है वो आपने आस्ते आस्ते फिर टेपर करनी है 20 to 30 मिलीग्राम डेली की डोज पर। ऑप्थल्मोलॉजी का इधर बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यूके गाइडलाइन के हिसाब से हमें न्यूरो ऑप्थल्मोलॉजिकल असेसमेंट करना चाहिए और पेशेंट को की जो है अच्छे से एवेल्यूएशन हो और देखें कि वो स्टेबलाइज हुए या नहीं हुए, या उनकी अभी भी विजुअल डिस्टर्बेंस वर्सन होती जा रही है। तो फिर इधर हमने एक्शन लेना है और हम जंप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। ये इस तरह का अभी तो एपोप्लेक्सी है, इधर कोई एम्बोलाइजेशन का कोई ख़ास रोल नहीं याद आ रहा मुझे, आएगा तो फिर मैं आगे जिक्र कर लूँगा। सर्जरी का रोल ठक बन गया क्योंकि यूको गाइडलाइन कह रहा है कि आई प्रॉब्लम आ रही है, फ़ौरन से सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है और जाना चाहिए। और दूसरा ये कि देयर इज़ नो रेंडमाइज कंट्रोल ट्राइड फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस दैट द पेशेंट विद सिग्निफिकेंट विजुअल डेफिसिट और डिक्रीज कॉन्शियसनेस शुड हैव सर्जिकल डिकम्प्रेशन। जब तक ये इवेंट नहीं, जब जैसे ही मैंने आपको, इसलिए मैंने अलर्ट करके बोला, अब जैसे ही हुआ तो भैया सर्जन मैं भी अलर्ट हो गया कि मुझे अब इस पर डेफिनेटली मैं भी इस पर फ़ौरन एक्शन लूँगा और लेता भी हूँ। तो कि अब चूँकि काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी पेशेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई, पेशेंट के विजुअल डिफेक्ट्स इशू आ रहे हैं, ठक से हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। और सर्जरी के लिए हमने ट्रांसस्फिनाइडल सर्जरी यहाँ चूज़ करेंगे जो कि सेफेस्ट भी है, फास्ट भी है। और क्या कहते हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स प्रॉपर हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हुई है, आपने सर्जरी पहले से की हुई है, एरिया को जानते हैं, आप ENT सर्जन की मदद भी ले सकते हैं जो वो भी खुद एक्सपर्ट हो इस थोड़ा बहुत इस काम में। तो आप जो है पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद आप ट्रांसनेजल ट्रांसफिनाइडल अप्रोच करें और उसको डिकम्प्रेस करें जो पॉसिबली, और अननेसेसरी दाएं बाएं जाने के लिए सेंटर में जितना आप डिकम्प्रेस कर सकते हैं वो इनफ रहेगा। थोड़ा भी डिम तो विजुअल फील्ड्स काफ़ी हद तक इधर इम्प्रूव होते हुए हमने खुद भी देखी हैं। ऑब्जर्वेशन करें उसके बाद पेशेंट की ऑपरेशन के बाद, और है ना देखें अगर कोई दोबारा ज़रूरत है CT स्कैन रिपीट करते रहें, अगर ज़रूरत है तो फिर करें। और है ना उसके लिए जो है ना ये मेरा कहने का मकसद है कि ये करना बहुत ही ज़रूरी है ना अमल हो जाता है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन वैसे रिकमेंड की जाती है पेशेंट को कि विदाउट न्यूरो ऑप्थॉल्मिक डेफिसिट जो होते हैं, जिनको ऑप्थॉल्मिक डेफिसिट नहीं हो रहे हैं, या तो ऐसे पेशेंट को आपने ऑब्जर्व करना है, उसको क्लोजली मॉनिटर करना है और आपने उसकी ना फॉर्मल विजुअल एक्यूटी चेक करते रहना है, असेसमेंट करती रहनी है, इम्प्रूवमेंट को ऑब्जर्व करते रहें अगर हो रही है। ऑक्यूलर पैरेसिस तो नहीं हो रहा, 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व पाल्सी तो नहीं हो रही है, एब्सेंस ऑफ द विजुअल फील्ड डिफेक्ट तो है। अगर एब्सेंस ऑफ द विजुअल फील्ड डिफेक्ट है और रिड्यूस मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है तो देन जो है आप जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही विजुअल फील्ड डिफेक्ट शुरू होंगे, विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होना शुरू होंगी, तो आप जो है तो सर्जिकल इंटरेक्शन जैसे मैंने कहा, और अननेसेसरी सर्जिकल इंटरवेंशन की यहाँ ना कोई गुंजाइश है, ना कोई ज़रूरत है, ना कोई इसकी अहमियत है, और उसका कोई आप पेशेंट को कोई चेंज नहीं ला के दे सकते, कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरा कॉम्प्लिकेशन अवॉइडेंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए क्या तरीका है। पेशेंट जो है वो एंडोक्राइन और ऑप्थल्मोलॉजिकल फॉलोअप में रहेगा तकरीबन 4 से 6-8 हफ्ते तक, और इसके साथ साथ उसकी पिट्यूटरी फंक्शन की असेसमेंट भी होती रहेगी, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करते रहेंगे, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट विजुअल एक्यूटी चेक करते रहेंगे। आप जो है वो मतलब कि हैंग ऑन पे रहेंगे, जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको कंसल्ट किया
किया जाएगा, और अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो आपकी चीज़ें प्रिपेयर हों ताकि आप परफॉर्म कर सकें लीगली, और लीगल इश्यूज़ के लिए और लिटिगेशन के लिए आपने हर चीज़ के लिए पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करते रहना है, जो एक्सपेक्टेड है वो भी इन्फॉर्म करते रहना, ऑप्शन भी डिस्कस करते रहना है। अच्छा, दूसरा ये जो रिकरेंट एपोप्लेक्सी के ऑप्शन भी होते हैं वो हो सकता है तो आपने बताना है, ट्यूमर रीग्रो हो सकता है वो आपने बताना है, ट्यूमर के अंदर हुई है वो आपने बताना है पेशेंट को, ये सब बातें, और उसके लिए आपने खुद से भी अवेयर रहना है इसके लिए। और ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो होते हैं 80% पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत रहती है, 80% लोगों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को कभी भी लाइटली नहीं लेना है आपने, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी इस्लाह कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।